अजी सुनते हो? अरे, क्या हुआ सुमित्रा? आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। हाँ जी, बात ही ऐसी है कि जब आप भी ये सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा क्या? क्या 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 बात है सुमित्रा? क्या बात है, बताओ। अपने घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे, कौन आ रहा है नया मेहमान? हमें उनकी आने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। अजी आप तो एकदम बुद्धू ही रहेंगे। आप पिता बनने वाले हैं। क्या? क्या सच में सुमित्रा? मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। किशन बहुत खुश था, लेकिन वो सोचने लगा उसके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ जी? आप खुश नहीं दिख रहे। आप नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं? अरे, नहीं नहीं सुमित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं पिता बनने वाला हूँ। भला इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि हमारे बच्चे को हमारी तरह गरीबी में जीना पड़ेगा। अभी तो सेठ का कर्ज के पैसे भी देने हैं। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुमित्रा, मैं काम पर जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ बड़ा काम मिलता है तो पैसे कुछ ज्यादा मिलेंगे। अच्छा ठीक है जी, आप अच्छे से जाइएगा। और मौसम कुछ ठीक नहीं है तो आप शाम होने से पहले घर आ जाइएगा। किशन काम पे चला जाता है। रास्ते में वह एक बाजार से होकर जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त रामू से मिलता है। अरे किशन, इधर कैसे आना हुआ? और भाभी कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। बस मैं काम ढूंढने इधर आया था। यदि यहाँ कुछ काम मिल जाता तो। अरे किशन, मेरे खेत में ही तो जुताई करनी है। तू ही कर दे। मैं भी किसी को काम के लिए ही ढूंढने जा रहा था। किशन रामू के खेत में मन लगा के काम करने लगता है। अरे शिमा, जरा एक गिलास पानी तो देना। सुधा पानी लेके आती है। सुधा मुखिया जी के यहाँ काम करती है। मुखिया दिल का बहुत ही अच्छा था। वह जरूरतमंदों को काम देता था। वहीं उसका बेटा मुकेश अलग स्वभाव का था। आसमान में तो काले बादल छाए हुए हैं। लगता है बारिश होने वाली है। किशन ने ऐसा कहा ही था कि काले बादल आसमान में छाने लगते हैं और जोर की आंधी के साथ जोर की बारिश होने लगती है। तेज बारिश के कारण किशन वहीं पे पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि सुमित्रा घर पर अकेले ही है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। घर पे सुमित्रा अकेली है। किशन जैसे तैसे बारिश में ही घर लौट रहा था। वह जैसे ही अपने घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पत्नी मोमबत्ती के सहारे उस कच्चे घर से पानी बाहर निकाल रही थी। आप आ गए? देखिए ना, लाइट भी चली गई है। बारिश सुबह से हो रही है। हमारे घर में पानी भर गया है। हाँ, अभी रुको, मैं मुंह धोकर आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ज्यादा थक गए हैं क्या? आपकी आवाज इतनी भारी हो रही है। अरे नहीं नहीं सुमित्रा, लगता है बारिश में भीगने से ही ऐसा हो रहा है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? चिंता की बात नहीं है सुमित्रा, मैं ठीक हूँ। पहले इस घर से पानी निकालना ज्यादा जरूरी है, वरना हम सोएंगे कैसे? दोनों पति पत्नी पूरी रात अपने घर से पानी ही निकालते रहे और सुबह हो गई। सुमित्रा, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद मुझे फिर काम पर भी जाना है। सब कुछ तो गीला पड़ा है यहाँ पर। उसके घर में एक लोहे का बक्सा था। किशन उस बक्से पर ही सो जाता है। वो अभी सोया ही था कि तभी सेठ रघुवीर वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई किशन,
घर पे हो क्या? रघुवीर की बात सुनकर किशन घर से बाहर आता है। अरे सेठ जी, आप क्यों भाई? मेरे पैसे नहीं देने के इरादे हैं क्या? हैं बताओ। तुमने तो कहा था कि समय पर दे दूंगा, लेकिन तुम तो कुछ कह भी नहीं रहे हो और न ही मेरे पैसे दे रहे हो। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है और बारिश के कारण अभी उतना काम भी नहीं चल रहा था। तो आप मुझे अगर कुछ और समय दे देते तो मैं सारा पैसा आपका एक साथ ही लौटा देता। देखो किशन, मैं सबको समय नहीं देता हूँ। मेरा भी धंधा है भाई, है, मेरी भी रोजी रोटी है ना। लेकिन तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय दे देता हूँ। लेकिन तुम मेरे पैसे समय पर दे देना, ताकि मुझे यहाँ दोबारा ना आना पड़े। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपके पैसे लेके आपके घर पे ही आ जाऊंगा। रघुवीर वहां से चला जाता है। किशन सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। क्या हुआ जी? क्या कहा सेठ जी ने? अरे सुमित्रा, सेठ रघुवीर अपने पैसे लेने आए थे। बहुत कहने पर उन्होंने कुछ समय तो दिया है, लेकिन मैं थोड़े समय में उनका पैसा कैसे चुकाऊंगा? अजी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करोगे? खेत में उतने पैसे भी नहीं होते और बारिश में तो खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल है। आप मुखिया जी के पास क्यों नहीं जाते? सुनने में आया है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बार आप उनसे मिलकर देखिए ना। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। मैंने भी सुना है कि मुखिया जी बड़े ही दयालु हैं। तो ठीक है सुमित्रा, मैं आज ही मुखिया जी के पास जाऊंगा। सुमित्रा जल्दी से खाना बनाती है और किशन खाना खाता है और फिर मुखिया जी से मिलने चल देता है। मुखिया जी, घर पे है क्या आप? सीमा, देखो तो बाहर कौन आया है, उसे अंदर बुला लो। जी अभी बुलाती हूँ। सुधा उसे घर के अंदर लेके जाती है जहाँ मुखिया बैठा होता है। कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो? मुखिया जी, मेरा नाम किशन है। मैं रतनपुर से आया हूँ। मैंने बहुत चर्चे सुने थे आपके। किशन मुखिया को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। हाँ, देखो भाई, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास खाना बनाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर तुम वो कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा। जी मुखिया जी, मैं खाना बना लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समझा। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? बस अच्छे से खाना बनाओ और मुझे खिलाओ, है कि नहीं? किशन को रसोई का काम मिल जाता है। वो बहुत खुश था। रसोई में पहले से सुधा और लता काम करती थी। किशन जब रसोई में जाता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है कि सुधा और लता खाने के चावल में मिलावट कर रही होती है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम लोग खाने के चावल में मिलावट क्यों कर रही हो? ये तो गलत बात है। मुखिया जी को पता चलेगा तब। अरे जाओ जाओ, हमें मत सिखाओ, समझे? हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पता नहीं चला, तो अब क्या पता चलेगा? और हाँ, ज्यादा होशियारी की या फिर मुखिया जी को बताने की कोशिश की तो तेरा खैर नहीं, समझे? किशन किसी को कुछ नहीं कहता है। वो सोचने लगता है। एक तो इतने मेहनत के बाद मुझे नौकरी मिली है। अगर मैं मुखिया जी को बताता हूँ तो कहीं वो मुझे ही गलत ना समझ ले। नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो उनकी तरह चावल में मिलावट भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस अपना काम ही करना चाहिए।
अगली सुबह किशन का दिन था खाना बनाने का। वो रसोई में जाता है और वह बिना मिलावट वाले चावल से खाना बनाता है और मुखिया जी को खाना खाने को देता है। अरे खाना लाओ लाओ लाओ, बहुत भूख लगा था मुझे। वाह 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 वाह, क्या खाना है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज खाना किसने बनाया है? किशन मुखिया जी के पास जाता है। जी, आज का खाना तो मैंने बनाया है, बिना मिलावट के। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो। मजा आ गया खाना खा के। कहाँ से सीखा है तुमने ऐसा खाना बनाना? जी, मैं तो अपनी माँ से सीखा हूँ खाना बनाना। मेरी माँ भी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। एक मिनट, क्या कह रहे थे तुम? बिना मिलावट के खाना बनाया हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे खाने में मिलावट कौन करता है? किशन मुखिया जी को रसोई में लेके जाता है। मुखिया देखता है कि सुधा और लता चावल में मिलावट कर रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों अनाज में मिलावट क्यों कर रही हो? मालिक, वो बस हम थोड़ा। मैं तुम्हें काम करने के भरपूर पैसे देता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो? मालिक माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नमक हरामी कर रही है तुम दोनों। अगर किशन मुझे नहीं बताता तब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों क्या करते हो। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी मेरे नजरों से दूर हो जाओ। लता और सुधा दोनों मुखिया के पैरों में गिर जाती है। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। मुखिया सुधा और लता को डांट ही रहा था कि तभी उसका बेटा मुकेश वहां पर आ जाता है। पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा और इन्हें? बिल्कुल भी नहीं। पिताजी, इन्हें अपनी गलती पे पछतावा है। इन्हें सुधरने का एक मौका तो अवश्य देना चाहिए। आखिर हम मालिक हैं और ये हमारे नौकर। ठीक है, आगे से तुम लोग ऐसा करने की सोचना भी मत, समझे? मुकेश बहुत ही चालाक लड़का था। उसके इस तरह कहने पर मुखिया उन दोनों को एक मौका दे देता है। वहीं किशन को समझ नहीं आ रहा था। अरे, आखिर छोटे मालिक इन पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूं इन्हें, ये तो बहुत ही अलग स्वभाव के हैं। किशन अपने कमरे में सो ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो अपने बिस्तर पर ही उठ के बैठ जाता है। वह अपने कमरे से बाहर जाता है। आवाज सुधा के कमरे से आ रही थी। वह जो वहां पर देखता है वह आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है कि मुकेश सुधा से बात कर रहा होता है। सीमा, लगता है हमें अपने प्यार के बारे में पिताजी को बताना होगा। आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? और आज तो पिताजी ने तुम्हें जाने को भी कह दिया था। वो तो मेरे कहने पर सब ठीक हुआ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अगले दिन मुकेश अपने कमरे में अचानक चिल्लाने लगा। चोरी चोरी हो गई है। पिताजी आइए, देखिए चोरी हो गई है। अब घर से यही होना बाकी था। मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है। क्या? कैसे? चोरी, और वो भी हमारे यहाँ? असंभव। पिताजी, मुझे पता है कि चोर कौन है। बताओ, किसकी हिम्मत हुई जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की कोशिश की? पिताजी, आज सुबह मेरे कमरे की सफाई किशन ने की है। मेरे कहने पर वो रुका नहीं। मैं जानता हूँ पिताजी, चोरी किशन ने ही की है। उसकी इतनी हिम्मत! मैं तो उसे कितना भोला समझता था, लेकिन वो तो नमक हराम निकला। किशन, ओ किशन! मुखिया जोर जोर से किशन को पुकार रहा था। वह बहुत ही गुस्से में था। आंखें लाल हो गई थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। तभी किशन रसोई से आता है।
क्या हुआ मालिक? क्या आप मुझे बुला रहे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा नमक खाया और मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। अरे मैं तो उस दिन तुम्हारी बनावटी बातों में आ गया, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था। अरे मुखिया जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे से कोई गलती हुई है क्या? सुबह तो तुमने ही मेरे कमरे की सफाई की थी ना? बताओ, की थी ना? हाँ, की तो मैंने ही थी, लेकिन क्या हुआ? सफाई अच्छे से नहीं हुई है क्या? मैं फिर से कर देता हूँ मालिक। ज़्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। तुमने ही मेरे कमरे की सफाई की है और उसके बाद से ही मेरा कीमती सामान गायब है। चोरी? अरे नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो बस कमरे की सफाई करके निकल गया था। किशन, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुखिया जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे फंसाया जा रहा है मुखिया जी। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता किशन, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ बस। किशन के लाख कहने पर भी मुखिया उसे घर से निकाल देता है। किशन अपना सामान लेकर उदास मन के साथ घर वापस लौट जाता है। उधर मुकेश और सुधा दोनों बहुत खुश थे। देखा सीमा, मैंने कितनी होशियारी से किशन को यहाँ से चलता कर दिया और पिता को शक भी नहीं हुआ। अब हमारे प्रेम के बीच में कोई भी नहीं आएगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो वो हम पे नजर रखे था। अब अपना रास्ता साफ है। किशन निराश हताश होकर अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी खाना बना रही होती है। अपने पति को परेशान देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? कुछ ठीक नहीं है सुमित्रा। मुखिया जी ने अपने घर से मुझे निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? किशन अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी सुमित्रा को बताता है। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी सेठ उनके घर पे आ जाता है। अरे किशन, तुम मेरे पैसे कब दोगे? तुमने जो टाइम लिया था वो टाइम भी खत्म हो गया। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। किशन के पास कहने को कुछ नहीं था। वो सेठ रघुवीर को कहता है, सेठ जी, मैं आपका पैसा तो अभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं। तो मैं आपका पैसा भला कहाँ से दूंगा? किशन, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दे सकते हो तो आज से ये घर मेरा हुआ। किशन निराश होकर अपनी पत्नी के साथ वो अपना घर खाली कर देता है और वह उस घर को छोड़कर चला जाता है। वह एक जंगल से होते हुए गुजर रहा होता है। उसे ये भी नहीं पता था कि अब वो क्या करेगा। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। जी, हम इस जंगल में कहाँ जाएंगे? अब तो मुझे थकान भी महसूस हो रहा है और मेरा सर चकरा रहा है। किशन के पास सुमित्रा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उस जंगल में चला जा रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो दोनों उस झोपड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक साधु अपने ध्यान पर बैठे हुए हैं। किशन की आवाज सुनकर साधु ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाते हैं। गुरुजी, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? मेरी बीवी को चक्कर आ रहा है और हमें ये भी नहीं पता है कि हम इस जंगल में कहाँ जाएंगे। हम किस्मत के मारे हैं। किशन गुरुजी को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। देखो, इसमें सारी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन इतना है कि तुम इसमें अपना सर छुपा सकते हो और तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। किशन बहुत खुश हो जाता है और दोनों झोपड़ी में ही रहने लगते हैं। सुमित्रा, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ सामान ले आऊंगा घर के खाने पीने के लिए। ठीक है जी, अच्छे से जाइएगा। किशन जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। वह सोच में डूब जाता है
और उसे पता ही नहीं चलता कि वह कितनी दूर आ गया है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? लगता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। खैर, अब जब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं यहीं पे कुछ लकड़ी काट लेता हूँ। किशन एक पेड़ के पास जाता है और जैसे ही वह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को पेड़ से स्पर्श करता है, उसके सामने एक रोशनी सी प्रकट हो जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देने लगता है और देखते ही देखते उसके सामने एक सुंदर कन्या खड़ी होती है। अरे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गई? अभी तो तुम यहाँ पे नहीं थी। मैं एक जादुई कन्या हूँ। वर्षों पहले मेरी एक गलती की वजह से मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और मैं पेड़ बन गई थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई सच्चा और नेक आदमी तुम्हें नहीं काटेगा तब तक तुम पेड़ ही रहोगी, और आज आपने मुझे आजाद कर दिया। कन्या किशन का धन्यवाद करती है और किशन से कहती है, आपके साथ हुई सारी घटना मुझे पता है। आपने मुझे श्राप से मुक्त किया है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। कन्या किशन को एक सोने की गठरी देती है और कहती है, आज से आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो दिल से सच्चा होता है उसकी मदद भगवान किसी ना किसी रूप में करते हैं। इतना कहकर कन्या रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो जाती है और किशन भी अपने सारे कर्ज खत्म कर देता है। वह अपना घर सेठ से वापस ले लेता है और एक अच्छा जीवन जीने लगता है।